भी अटैक किया होता तो धर्म स्वामिन तो बताते, क्योंकि उस अटैक की मेमोरी फ्रेश होती नालंदा के लोगों के दिमाग में। तो चलते हैं धर्म स्वामिन के पास, जिन्होंने एक्चुअली थैंकफुली हमारे लिए ये पूरी जो मिस्ट्री है इसको क्रैक कर डाला है। तो इन्होंने एक्चुअली कंफर्म कर दिया, ये जो डॉक्टर शर्मा मांगती है ना कि प्राइमरी सोर्स दिखाओ, ये प्राइमरी सोर्स उनके बिल्कुल नाक के नीचे है। उन्होंने इसी सोर्स से कुछ कोटेशंस ली हैं, लेकिन ये जो ऑल इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसको लेना वो भूल गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं। तो एक चैप्टर 10 यहाँ पे आता है जो है स्टे एट नालंदा। जब धर्म स्वामी जो है वो नालंदा पे आके आके रुकते हैं, तो पहले ही बोलते हैं कि भाई नालंदा का अभी भी फंक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं कि नालंदा बंद हो चुका है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो चुकी है। इसमें काफी डैमेज का भी मार्क्स दिखते हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक पॉइंट अंडरलाइन है इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। दे वर डैमेज्ड, ये कुछ मंदिरों की बात हो रही है जो नालंदा के जो कैंपस के अंदर ही है। दे वर डैमेज्ड बाय द तुरुष्कास एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो वन टू लुक आफ्टर देम और टू मेक ऑफरिंग्स। they were built of bricks and many were left undamaged। ठीक है, तो यहाँ पे एक डैमेज स्ट्रक्चर में वो आए, वहां पे उन्होंने उसका जायजा किया। वहां पे कुछ कम ही लोग थे, कुछ दो ही मॉनेस्ट्रीज थी जो स्टिल फंक्शनिंग थी उसके अंदर, और दो विहार जो फंक्शनिंग थे, धनाबा और गुनाबा, उनकी वो बात करते हैं। और बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स थे वो डैमेज हो चुके थे, वहां से स्टोन लिया जा चुका था। और इसका जो ब्लेम है वो तुरुष्कस के ऊपर डाल रहे हैं। ये वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में शायद नहीं यूज कर रहे हैं। ये तुरुष्क का जो है वो जो इसका नेचुरल मीनिंग है वही निकल के आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में इसका कुछ यहाँ पे डेफिनेटली ये बात आप कर सकते हैं कि यहाँ पे बख्तियार खिलजी का तो कोई रेफरेंस डायरेक्टली नहीं आता, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन आगे बढ़ के देखते हैं। सो लेटर ऑन इन पेज 95, 4-5 पेज बाद फिर एक और चीज निकल के आती है, जहां पे आप देखोगे कि एक नया अटैक होता है। दिस इज व्हाइल धर्मस्वामी इज स्टिल देयर एट द मॉनेस्ट्री एट नालंदा, दैट अ न्यू अटैक हैपेंस, नॉट रियली एन अटैक बट यू कुड से स्मॉल रेड ऑफ सॉर्ट्स एक होता है ऑन द मॉनेस्ट्री। किसी को एक अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्होंने उनसे जो अद्वंद वाले जो अभी मिलिट्री कमांडर्स जो है वहां पे, उनको मालूम पड़ता है कि गुरु जो है उनको अरेस्ट, उनको ये लगता है कि गुरु को अरेस्ट करना चाहिए, तो ये अरेस्ट करने के लिए फिर मारने के लिए आ रहे होंगे। तो ये बात उनको मालूम पड़ती है और फिर वहां पे वो लोग प्रिपेयर करते हैं उस अटैक के लिए। ओके, तो सारे लोग जो वहां से भाग जाते हैं अफरा तफरी में, लेकिन जो गुरुदेव थे वहां के, वो कहते हैं कि भाई मेरी तो 90 साल की उम्र हो चुकी है, मैं अब यहाँ से कहाँ भागूंगा, मैं यहीं पे रुकता हूँ। और अगर वो मुझे मार भी दे तो मेरी तो 90 साल की उम्र हो चुकी है, मुझे मुझे कोई मौत का खौफ नहीं है। तो बहुत बहादुरी दिखाकर वो कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और साथ में कौन रुकते हैं? हमारे धर्म स्वामी जी। वो कहते हैं कि भाई मैं भी आपके साथ रुकूंगा, मैं भी नहीं भागूंगा। तो ये जो गुरुदेव हैं ये काफी डांटते हैं उनको। वो कहते हैं यू टिबेटन, इट इज फुलिश फॉर यू टू स्टे विद मी। ये तुम तिब्बत के आदमी, तुम क्यों ये बेवकूफी कर रहे हो, तुम क्यों मेरे साथ यहाँ पे रुक रहे हो? ऑल द इनहेबिटेंट्स एंड डिसाइपल्स हैव फ्लेड, सारे जो लोग थे यहाँ पे सब तो भाग गए। तुम अगर नहीं भागोगे तो तुम मार दिए जाओगे, यू विल बी किल्ड। और धर्मस्वामी ने कहा कि भाई भले ही मेरी मौत हो जाए लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल हेल धर्मस्वामी, ये दिस इज द ट्रू ब्रेवरी ऑफ द पीपल ऑफ फेथ। तो तो धर्मस्वामी जो थे उन्होंने जाने से वहां से इनकार कर दिया, वो गुरु के साथ रुक गए। और अगर आप नीचे देखोगे एक सेक्शन है, वहां पे ये बात कही गई है फॉर्मरली। ये अटैक कब हो रहा है? 2030 में हो रहा है, राइट? जब हमारे बख्तियार जी वो परलोक सिधार चुके हैं, उनको टिबेटन्स ने अच्छा मजा चखाया। और फिर जो खलजी डायनेस्टी की जो खलजी डायनेस्टी को नहीं कहूंगा, खलजी ट्राइब की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है कि एक खलजी दूसरे खलजी के हाथ मरता है, वो इनके साथ हो चुका है। ठीक है, तो अभी अभी इस प्रेजेंट अटैक के कॉन्टेक्स्ट में धर्म स्वामी जी क्या कहते हैं? फॉर्मरली द तुरुष्कास हैड कैरिड अवे ऑल द स्टोन्स ऑफ दिस टेंपल। पहले भी एक अटैक हुआ था इस टेंपल के ऊपर, इन इन नालंदा। इस टेंपल के ऊपर अटैक हुआ था फॉर्मरली, पहले भी एक अटैक हुआ था। और एंड इंस्टेड ऑफ अनॉइंटिंग द इमेज विथ ऑयल एंड वर्शिपिंग इट, they threw impurities and dust at it। और इस जो मंदिर में जो विग्रह था उसकी उसकी पूजा वंदना वगैरह करके उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके ऊपर गंदगी फेंकी थी। ठीक है, तो उन्होंने उसको डिसिक्रेट किया था बेसिकली। A man who participated in this work died the same evening of colic on reaching Odantapuri. Next morning, the image was found undamaged. So it was said, since then the Turushka heretics did not dare to approach it and cross the threshold. So यहाँ से हम तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो है कि पहले भी तुरुष्कास का अटैक हो चुका है नालंदा के ऊपर। इस बात की पुष्टि हमें पेज 90 में भी मिलती है, जब ये बात कही गई है कि तुरुष्कास ने आके जो पूरी जगह थी वो डैमेज कर दी थी। तो ये बात हमें पेज 90 से भी इसकी पुष्टि मिलती है। पेज 94 में भी ये बात कही जाती है कि पहले भी एक अटैक हुआ था इस टेंपल के ऊपर, और जो यहाँ का जो विग्रह था उसका उसका निरादर किया गया था। और जिस बंदे ने इस काम को किया था, जब वो उदंतपुरी पहुंचा तो उसकी मौत हो गई।
और क्योंकि उसकी मौत हो गई, तब से एक सुपरस्टिशन घुस गया है इन तुरस्कों के बीच में, इनके मन में, कि वो इस जगह इस मंदिर की चौखट को वो पार नहीं करते हैं। वो थोड़ा बहुत डरने लगे हैं इस विग्रह से। ठीक है। तारानाथ भी बख्तियार खलजी को नालंदा का डिस्ट्रॉयर नहीं बताते हैं। तारानाथ फैसिनेटिंगली एक तुरुष्का किंग मून की बात करते हैं, जिसने उदांतपुरी पे अटैक किया था, और विक्रमशिला पे भी। दोनों ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी और दोनों ही नालंदा नहीं थी। ये किंग मून कौन है ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर तुरुष्का वर्ड से हमें थोड़ा क्लू मिल जाता है। इस पे डिटेल डिस्कशन हम मिथ 3 में करेंगे। ऑफ उदंतपुरी एंड विक्रमशिला। विक्रमशिला धर्मस्वामी ने कंफर्म किया है, क्या तारानाथ भी इसको कंफर्म करेंगे? तो हम आके देखते हैं। ये एक बहुत अजीब सी स्टोरी है जो तारानाथ की हिस्ट्री से मिलती है, जहां पे उन्होंने कहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ रथिक सेना, a few years of लबन सेना's reign was peaceful। ये लबन सेना कौन है? हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये लक्ष्मण सेना हो, जो लास्ट नहीं, लेकिन he was a Sen king, he was a Sena kingdom before he was a Sena king before the attack of Bakhtiyar Khilji happened। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही होगी। Then came the Turushka king called the Moon to the region of Antarvedi in between the Ganga and the Yamuna. Some of the monks acted as messengers for this king. As a result, the petty Turushka rulers of Bengal and other places united and ran over the whole of Magad and massacred many ordained monks at Udantapuri. They destroyed this and also Vikramshila। तो आप अगर ये सीक्वेंस देखेंगे तो बिल्कुल जो बात इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने देखा इन धर्मस्वामीज बायोग्राफी, उसी उसी हादसे को ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और नए रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। तुरुष्का किंग कॉल्ड द मून, ये कौन है? अगर आप वीडियो को देखेंगे गौर से डॉक्टर शर्मा की, तो उन्होंने इसको कहा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मून कौन है, लेकिन हम तुरुष्का वर्ड के इस्तेमाल से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद ये तुरुष्का ऑफ कश्मीर, किंग तुरुष्का ऑफ कश्मीर, जो बेसिकली किंग हर्षराज थे, उनकी बात हो रही है। राजा हर्षदेव ऐसा कुछ नाम था उनका, जिनको तुरुष्क भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे अमंग दी हिंदूज। तो उनके लिए ये नाम यूज किया जा रहा है। लेकिन इसका क्या बेसिस है? क्या क्यों हम इतनी इतनी व्हाई आर वी गोइंग टू सच अ डिफिकल्ट कंक्लूजन? आई डोंट नो। क्योंकि इसका तो बहुत आसान सा सोल्यूशन आंखों के सामने बह रहा है। सो इफ यू सी, लक्ष्मण सेन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो टाइमिंग इसका एस्टैब्लिश हो गया है। अगर हम बात कर रहे हैं हर्षदेव की, तो हर्षदेव जो है वो अर्ली 12th सेंचुरी में थे, नॉट इन द लेट 12th सेंचुरी। तो ही वाज टू अर्ली फॉर दिस। ओके। सो आई डोंट थिंक दैट ही हैड अ पार्ट टू प्ले इन दिस वन एट ऑल। तो ये तुरुष्क किंग कॉल्ड मून कौन है? अब देखते हैं, कुछ और क्लूज यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, तुरुष्क किंग जो है ये कहाँ पे उन्होंने अपना जो राज है वहां कहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया? अंतर्वेदी, इन बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। कश्मीर के लिए हम ये डिस्क्रिप्शन कतई नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर ये झेलम की बात होती और सिंध की बात होती, बिटवीन द झेलम एंड द इंडस रिवर, तब कश्मीर का भी समझ में आता। लेकिन यहाँ बात हो रही है बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। वेरी इजी यार, हम जानते हैं कि गंगा यमुना का संगम होता है यूपी में, तो यहाँ बात तो यूपी की हो रही है, अवध की बात हो रही है यहाँ पे क्लियरली। तो अगर हम अवध की बात यहाँ पे करें, तो फिर उस समय एक तुरुष्क किंग मून नाम का आया था। अब उन्होंने डॉक्टर शर्मा ने एक और बात यहाँ पे बताई कि कि तारानाथ ये कहते हैं कि ये तुरुष्क किंग कॉल्ड मून ही थे जिन्होंने अटैक करके उदंतपुरी और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया। ये बात तो यहाँ कहीं भी नहीं कही गई है। कहाँ आपको ये तथ्य मिल गया कि तुरुष्क किंग मून ने ही इसको डिस्ट्रॉय किया? मैं तो बल्कि बल्कि देख रहा हूँ कि तुरुष्क किंग मून के साथ, क्योंकि इन मंक्स ने बातचीत की थी, उसके लिए द तुरुष्क रूलर्स ऑफ, ये देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, पेटी तुरुष्क रूलर्स ऑफ बंगाल एंड अदर प्लेसेस यूनाइटेड ran over the whole of Magadha and massacred many ordained monks at Odantapuri and Vikramshila। तो यहाँ पे तो मतलब किसी साइड से भी ये हम लोग इम्प्लीकेट नहीं कर सकते दिस तुरुष्क किंग कॉल्ड मून being directly responsible for these acts। बल्कि maybe there was anger at the monks having bypassed the chain of command, राइट? उन्होंने शायद जो लोकल तुरुष्क रूलर्स थे उनसे कंसल्ट न करके उन्होंने डायरेक्टली ये मून वाले बंदे के साथ बातचीत की, और इसी वजह से ये पेटी लोग जो बंगाल में उस समय थे, उनको बहुत गुस्सा हुआ और उन लोगों ने एक साथ मिलके एकजुट होकर इनके ऊपर अटैक कर दिया। मेरे हिसाब से तो यही रीडिंग निकल के आती है। और फिर जो बात धर्मस्वामी ने कही, उसी बात की पुष्टि तारानाथ भी करते हैं। वो कहते हैं कि द पर्शियंस एट लास्ट बिल्ट अ फोर्ट ऑन द ruins ऑफ उदंत विहारा। तो ये बात हम वहां पे भी देख रहे थे कि गैरिसन बिल्ड किया गया, वहां पे कमांडर रह रहे थे। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे इसकी पुष्टि भी कर डाली कि हाँ, वहां पे एक फोर्ट बनाया गया, जो जहाँ पे ये पर्शियन लोग
अब यहाँ पे तुरस्क का पर्शियन ये टर्म्स बहुत लूजली यूज हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो वहां पे इन लोगों ने एक फोर्ट बना के उसमें रहना चालू कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गहरा कोई मिस्ट्री नहीं है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचें कि जिस टाइम की बात हो रही है, जिस रीजन की बात हो रही है, अवध की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, लक्ष्मण सेन की बात हो रही है, उसके बाद एक तुर्क राजा आए जिसका नाम था द मून। तो ये मून का कनेक्शन क्या निकल के आता है, आप एटलीस्ट किसकी बात हो रही है वो तो समझ गए होंगे। अब मून का कनेक्शन कहां से आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तुर्क का किंग मून है कौन? वेरी सिंपल यार, दिस इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कहां से मैं आपको कंक्लूड करके दे रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट ममलुक रूलर, he set up his kingdom in the Delhi region, right? So UP, Delhi, Awadh, that region, he was basically ruling. And not only that, he was also ruling Multan and Lahore. We'll come to that. Okay. और ये मून का कनेक्शन आता है, अगर आप इनका नाम देखोगे, आइबक, आइबेक, राइट, ये टर्किक सोर्स से आता है, और इसमें से ए जो वर्ड है वो दैट मीन्स मून, और बेक मीन्स लॉर्ड, मतलब लॉर्ड ऑफ द मून और मून लॉर्ड। तो ये जो साहबजादे थे, ये बेसिकली लॉर्ड मून लॉर्ड इस नाम से, पता नहीं क्यों तारानाथ ने ये नाम चूज किया उनको एड्रेस करने के लिए। ऐबक क्यों नहीं लिखा उन्होंने डायरेक्टली जाके, शायद उनको नॉन संस्कृत नेम्स को यू नो टिबेटन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में मुश्किल आई होगी। उन्होंने ज़्लाबा यूज किया था, जो चंद्र निकल के आता है, तो उन्होंने उनको मून के नाम से बेसिकली एड्रेस किया, जो लिटरली चंद्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। लेकिन एक्चुअली from the other things mentioned here, and if we cross-reference this with Tabqat Nasiri, if we cross-reference this with the Dharma Swamin's biography, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता कि ये मून जो है ये ऐबक है। और ऐबक को लगता है कि जो उदंतपुरी के जो मंक्स थे, उन्होंने कोई कंप्लेंट कंप्लेंट डाली होगी अबाउट बख्तियार खिलजी, और उसी के बाद उसी को लेकर अपसेट होकर जो बंगाल के पेटी तुरुष्क रूलर्स थे, जिसमें मून नहीं थे, मून वाज इन अंतर्वेदी, लेट बी वेरी क्लियर, ओके, मून वाज इन अंतर्वेदी इन गंगा यमुना रीजन, सो ही वाज नॉट इन बंगाल। जो तुरुष्क रूलर्स ऑफ बंगाल थे, उन्होंने खुद को आपस में यूनाइट होकर उन्होंने फिर यहाँ पे अटैक कर डाला। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन दिल्ली, हु वाज देयर इन बंगाल? पार्शियल बर्निंग का, अपर लेयर्स में ऐश डिपॉजिट्स हैं। नालंदा को तुर्कियों ने नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया? इसके हमारे पास 4 सोर्सेस हैं। पहली 2 सोर्सेस कहती हैं कि ब्राह्मण्स ने नालंदा को जलाया। जी हाँ, ब्राह्मण्स ने। इन दोनों सोर्सेस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली वही सोर्स है तारानाथ की 17th सेंचुरी की किताब, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तारानाथ हमें बतलाते हैं कि काकुट सिद्धा ने श्री नालेंद्र या नालंदा को बनवाया, और इसकी सेलिब्रेशन में एक ग्रैंड भोज भी रखा। इस ग्रैंड भोज में 2 तीर्थका भी आए। तारानाथ तीर्थ का वर्ड अब ये ब्राह्मण स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन थोड़ा हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये हम जानते हैं कि बुद्ध, यू नो, इन इन टिबेटन बुद्धिज्म स्पेशली, ओकल्ट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है, मैजिकल पावर्स एंड सिद्धीज एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो ये डेफिनेटली ऐसी कोई अलौकिक घटना है जिसकी बात ये कर रहा है। ये दंत कथा भी हो सकती है, ये एक्चुअली अगर इसमें कोई ट्रूथ हम निकालना भी चाहे तो ये सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि 2 तीर्थकर थे जिन्होंने जिनके साथ बुरा सलूक हुआ और गुस्से में इन्होंने आग लगा दी। ये बात हम यहाँ से इसको एक सिंपल सिनॉप्सिस इसका निकाल सकते हैं। ये पूरी कहानी जो है, इस पे आप विश्वास करो ना करो ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर इसको हम लिटरली भी ले लें, लिटरल सेंस में भी अगर ले लें, तो ये बात निकाल सकते हैं कि हाँ, शायद 2 तीर्थका थे जिनको गुस्सा आ गया होगा और उन्होंने नालंदा को जलाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो अगर ये बात निकल के आए सामने, तो फिर हम जरा देख लें कि ये तीर्थका है कौन और ये ब्राह्मण है कि नहीं है। अब देखेंगे कि उसी किताब में, जो तारानाथ की किताब है, उसी किताब में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ब्राह्मण शब्द को अलग से यूज किया गया है। तीर्थका के साथ कंफ्यूज नहीं किया गया है, कन्फ्लिक्ट नहीं किया गया है, बल्कि इन द सेम सेंटेंस उनको, उन दोनों शब्दों को प्रयोग किया गया है। आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। द ब्राह्मण एक्सपर्ट्स ऑन साउंड सेड दैट इट मेंट स्मैश द स्कल ऑफ द विकेट तीर्थकास इनटू पीसेस। तो ब्राह्मण भी तीर्थका को विकेट बोल रहे हैं। तो ये क्या लॉजिक निकल के आता है कि तीर्थका कैसे ब्राह्मण हो गए कि खुद को वो विकेट थोड़ी बोलेंगे? और क्यों एक ही कॉन्सेप्ट के लिए 2 अलग शब्द यूज होंगे एक ही सेंटेंस में? मौसम और वेदर अच्छा है, अगर मैं ये बात कहूं तो आपको थोड़ा अटपटा तो लगेगा, है ना। तो क्यों, अगर मैं एक ही चीज के 2 पर्यायवाची जो होते हैं उसको अगर मैं यूज करूं इन द सेम सेंटेंस, क्या ये आपको सेंस बनेगा उसका? कोई रात और शब हम गुजार लेंगे ये मतलब बेवकूफी बड़ी बात है, ठीक है। तो the Brahmana experts on sound said that it meant smash the skull of the wicked Tirthikas into pieces. Definitely, there is some equation going on between the Brahmanas and the Tirthikas as well, just as there is something going on between the Buddhists and the Tirthikas. आप अगर तारानाथ की जो किताब है उसको पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये तीर्थिकास को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, और शायद ये दिस इज द प्रेडोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटिमेंट।
ब्राह्मणास के बारे में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी अ मोर एम्बिवेलेंट पोजीशन, कुछ कुछ जगह पे डेफिनेटली दे डोंट एग्री विद द थियोसॉफी ऑफ द ब्राह्मणास, ये वेदों की बात वगैरह वो क्रिटिसाइज्ड हुई है इन द बुक। लेकिन ब्राह्मणा को एक्चुअली दे हैव नॉट बीन शोन एज बैड पीपल, दे हैव बीन शोन एज वेरी नोबल पीपल, जो डिबेट्स में हार तो जाते हैं और हारते ही तुरंत वो बुद्ध के डॉक्ट्रिन्स को अपना लेते हैं इमीडिएटली। और लेकिन वो बहुत डिवोटेड होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, उनमें बहुत से क्वालिटीज होते हैं, उनको भगवान के दर्शन भी होते रहते हैं। तो आप अगर उस किताब को पढ़ोगे तो ब्राह्मणास के प्रति तारानाथ इज वेरी, आई वुड से, एम्बिवेलेंट टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग काइंड टू देम एक्चुअली, whereas फॉर द तीर्थिकास ही इज pretty rough. Okay, तीर्थिकास को उन्होंने he's been very harsh in his treatment to तीर्थिकास। और यहाँ पे आप ये सबसे बड़ा एग्जांपल निकल के आता है कि ब्राह्मण भी शायद तीर्थिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक और सेंटेंस यहाँ पे आगे चल के मिलता है हमें, a large number of तीर्थिकास and brahmanas accepted ordination in the monasteries। तो फिर यहाँ पे आगे अलग से, अगर एक ही कॉन्सेप्ट है फिर अलग से बोलने की जरूरत क्या है। um, in all he brought 5,000 brahmanas and तीर्थिकास to the law of the Buddha। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल किया गया है विद अ कंजंक्शन। दोनों को अलग से बोलने की बात जरूरत क्या है अगर इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम कॉन्सेप्ट। तो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण्स आर नॉट तीर्थिकास। तो ये जो एक कन्फ्लेशन डॉक्टर शर्मा ने करने की कोशिश की थी, दिस इज डिसऑनेस्ट। ये रेफरेंसेस तो उन्होंने, ये बुक तो उन्होंने जरूर पढ़ी होगी, ये रेफरेंसेस उनको भी दिखे होंगे। तो हर ट्राइंग टू बेसिकली कन्फ्लेट ब्राह्मणास विद तीर्थिकास इज डिसऑनेस्ट ऑफ हर। ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं हो सकती है, ये उन्होंने डिलिबरेटली डिसऑनेस्टली इसको किया है। तो ये बात तो तय है। अब ये तीर्थिका है कौन, अब इसका कोई डायरेक्ट आंसर तो मुझे बुक के अंदर नहीं मिला। एक जगह हमें दिखा कि तीर्थिका के साथ लोकायत वर्ड भी यूज किया गया है, जो कि अगर आप मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये चारवाक की बात हो रही है। फिर कुछ क्लूज मिलते हैं कि शायद ये तीर्थिका शैव हो, लेकिन नॉट शैव ब्राह्मण, क्योंकि वहां पे तो ब्राह्मण अलग से उनको ट्रीट किया गया है। तो शायद ये शैव अघोरी हो या फिर नागा सन्यासीज हो जो जो शैव है, ठीक है, उनकी भी बात हो सकती है वहां पे। और एक और इंटरेस्टिंग जो थियरी आती है जो विकिपीडिया के थ्रू आती है, इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है लेकिन आप लोग शायद कर पाओ। यहाँ पे जो वर्ड है तीर्थिका, ये पाली में हो जाता है तिथिया, और त्रिपिटक में द टर्म तिथिया इज यूज्ड टू रेफर टू द एडहेरेंस ऑफ जैनिज्म। तो ये भी हो सकता है कि शायद जैन मुनियों की बात हो रही हो, तो जहाँ पे तीर्थिका की बात हो रही है जैन मुनियों की बात हो सकती हो। और फिर वो फिट भी ये बैठता है कि ब्राह्मण शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो, और अघोरी के साथ भी वो बात फिट हो जाएगी कि ब्राह्मण शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो। तो तीर्थिकास डेफिनेटली ब्राह्मण तो है नहीं, ये मतलब बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये तीर्थिकास ब्राह्मण नहीं है। औदंत विहार क्या है? औदांतपुरी, जो कि नालंदा से काफी दूर एक और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, जो कि काफी न्यूली एस्टैब्लिश थी जो पालास ऑफ मोनेस्ट्री था बंगाल वो के द्वारा। बहुत ही ज्यादा दूर था फ्रॉम उदंतपुरी। ये क्लेम है डॉक्टर शर्मा का। जो लोग आप लोग गए हैं वहां पे, आप तो इंस्टेंटली जान गए होंगे कि ये कितना बकवास क्लेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर भी ना माने मेरी बात, मैं खुद नहीं गया उन रूइंस में, जाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं ये डिस्टेंस खुद से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नालंदा और उदंतपुरी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का निकल के आता है, एज द क्रो फ्लाइज। अगर आप ये बात मान लें कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है दोनों महाविहारों के बीच में, तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि ये तो वॉकिंग डिस्टेंस है। तब के जिस जमाने की ये बात हो रही है, तब वहां पे तो लोग चल के पैदल 100 किलोमीटर चले जाते थे, तो फिर 10 किलोमीटर तो कोई बात ही नहीं थी। आप अगर धर्म स्वामी की जो बायोग्राफी है उसमें देखेंगे तो ये बात कही गई है कि अ डेज मार्च, तो हो सकता है कि एज द क्रो फ्लाइज इट माइट हैव बीन 10 किलोमीटर, लेकिन जो रोड सिस्टम्स थे, जो जहां से जाना होता था उससे शायद थोड़ा घूम घाम के जाना हो, और उस लिए शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता था। 25-30 किलोमीटर भी अगर मान के चले, 3 गुना भी मान के चले, तो वो भी कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं था। अम, तो 10 किलोमीटर मतलब अगर आप सोचे उस जमाने की बात, ये हम बात कर रहे हैं लेट 12th सेंचुरी की, उस समय ना तो कोई पोल्यूशन था, ना तो कोई स्काई स्क्रेपर्स थे। जो स्काई स्क्रेपर्स थे वो एक्चुअली वर द बिल्डिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंस। तो अगर आप उदंतपुरी गए और उस आपने उदंतपुरी के ऊपर अटैक किया, तो क्या आपको वहां से नालंदा नहीं दिखेगा जो उसकी सिर्फ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, एज अ क्रो फ्लाइज? क्या आपको नालंदा की बात नहीं सुनाई पड़ेगी? क्या आपको लोग भागते नहीं दिखाई देंगे नालंदा की तरफ, या वाइस वर्सा? तो ये बहुत ही बकवास क्लेम था कि बिकॉज दीज टू महाविहारास वर फार अवे,